प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 1 में वर्णित साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। मनोहर श्याम जोशी ने सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी में एक सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत यानी यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते हुए चले जा रहे हैं। जैसा कि हम समाज में देखते हैं, आधुनिकता की ओर हमारा समाज बहुत तेजी से अग्रसर होता जा रहा है। आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हमारे समाज में कई नई उपलब्धियां भी हासिल हुई है, कई नई उपलब्धियों को भी यह समेटे हुए है। साथ ही साथ यदि हम इस आधुनिकता की दौड़ में देखें तो कहीं न कहीं मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं पर घिसते हुए चले जा रहे हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कुछ कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं, यानी इनका बार बार प्रयोग किया गया है। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। जो हुआ होगा, जैसा भी घटनाक्रम हुआ होगा, जिस भी प्रकार की परिस्थिति बनी होगी, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है। साथ ही साथ समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति है। समहाउ इम्प्रॉपर, जैसा कि यह अनुचित सा लगता है, इस प्रकार से यहां पर भी बार बार एक अनिर्णय की स्थिति ही दिखाई पड़ती है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है। जो इस कहानी के पात्र हैं यशोधर बाबू, उनके भीतर के द्वंद्व को दिखाते हुए ये दोनों वाक्य हैं, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, यानी ये जो दोनों ही वाक्य हैं, जो हुआ होगा इसमें यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों रखने का ही भाव है, यानी किसी प्रकार से सुधार की गुंजाइश आगे नहीं दिखाई पड़ती और न ही सुधार करने का भाव दिखाई पड़ता है। तो दूसरी ओर समहाउ इम्प्रॉपर में भी एक अनिर्णय की स्थिति दिखाई पड़ती है। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बनाने की ओर ले जाती है। दोनों ही स्थितियां ऐसा कहती है कि हालात जैसे भी है उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार करके और बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती है। समाज में जिस भी प्रकार की स्थितियां बन रही है, आधुनिकता की ओर समाज बढ़ रहा है, तो उसमें सकारात्मक भाव के साथ में मनुष्य की मनुष्यता को बनाए रखते हुए हमें एक सुंदर बेहतरीन समाज का निर्माण करना चाहिए। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। यशोधर बाबू के बच्चे तरक्की कर रहे हैं और वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश भी होते हैं, लेकिन दूसरी ओर समहाउ इम्प्रॉपर उनको कुछ अनुचित सा लगता है। इस प्रकार का जो उनके मन का भाव है, वह यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इस प्रकार से इस कहानी के पात्र यशोधर बाबू एक विशेष प्रकार के द्वंद्व में सदैव घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। आइए पढ़ते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी का अगला भाग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। जैसा कि यशोधर बाबू जी का नारा है कि हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। सैप, सैप से आशय है साहब का बोलचाल में प्रयुक्त रूप। वो कहते हैं कि हमारा तो इसी प्रकार का सैप ठहरा, हम तो इसी प्रकार के आदमी हैं, इसी प्रकार के कार्य करने में अधिक विश्वास रखते हैं, हम तो इसी प्रकार से इसी भाव से कार्य करते हैं। हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है और इसी परंपरा के अनुसार हम काम करते हैं और यही परंपरा हमें विरासत में प्राप्त हुई है। विरासत से
आशय है उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, यानी हमने तो हमारे बुजुर्गों से इसी परंपरा को सीखा है और इस प्रकार से हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। और यह बात यशोधर बाबू बार बार कहते हैं। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है, उनकी पत्नी इस नारे से बहुत चिढ़ती है कि हमें तो परंपरा में विरासत में यही मिला है और हम तो इसी का पालन करेंगे। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है, यशोधर जी के जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है, यानी उन्हें जीवन का बहुत अधिक अनुभव नहीं है। मां के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। उनकी बचपन में मां की मृत्यु हो गई थी और मां की मृत्यु हो जाने के पश्चात वे बहुत ही छोटी सी उम्र में अपना गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। इस प्रकार से यशोधर बाबू की पत्नी कहती है कि उनका स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है, उन्हें जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहां की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते, और बुआ का भी परिवार लंबा चौड़ा नहीं था जहां पर यशोधर बाबू को कुछ सीखने को मिलता, यानी यशोधर बाबू जी उस परिवार में न तो कुछ देख पाए और न ही कुछ सीख पाए। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहां रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ में, और यशोधर बाबू ने मैट्रिक जैसे ही पास की उसके पश्चात वो दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के पश्चात वो यहां पर कृष्णानंद जी के साथ में रहे। कृष्णानंद जी का विवाह नहीं हुआ था, कृष्णानंद जी कुंवारे थे। इस प्रकार वे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ में दिल्ली में रहने लगे। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है, और जो व्यक्ति अविवाहित होता है, जो कुंवारा होता है, उसकी न तो कोई विशेष गृहस्थी होती है और उस कुंवारे की गृहस्थी में यानी गृहस्थी में देखने को अधिक कुछ भी नहीं होता है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुछ नहीं तुम अपने उन किसंदा के, पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि तुम अपने किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था, किसंदा को जो भी मालूम था, किसंदा जैसा भी कहते हैं, उन सब बातों को यशोधर बाबू पूरी तरह से उनका अनुकरण करते हैं, उन बातों को मानते हैं। तो यहां पर यशोधर बाबू की पत्नी कहती है कि तुम उनके मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा, क्योंकि किसंदा को भी बहुत ज्यादा चीजें मालूम नहीं थी। उन्होंने भी अपने गांव के लोगों से जो कुछ सीखा बस वही उन्होंने सीखा और उसी का बार बार वे बखान करते रहते हैं। पुराने गंवई लोगों से यानी गांव के लोगों से जो उन्होंने सीखा बस वही ठहरा, यानी वही ज्ञान उनके पास में मौजूद था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, नए घर परिवार नहीं बसाया, यानी उन्होंने विवाह नहीं किया, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। यदि उन्होंने घर परिवार बसाया होता, विवाह किया होता, तो उन्हें पता चलता कि कौन से रिवाज निभाए जा सकते हैं और कौन से रिवाज नहीं निभाए जा सकते। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा। और साथ ही साथ यशोधर बाबू की पत्नी कहती है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, यानी वे तो हमेशा से ही बूढ़े दिखाई पड़ते थे, उनमें तो वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई पड़ते थे। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा। वह अपने पति यशोधर बाबू से कहती है कि तुम्हें ऐसी कौन सी विशेष बात उनकी पसंद आई, तुम्हें क्या सुर लगा, तुम्हें कौन सी बात से इस बारे में बहुत अधिक उनके साथ में लगाव हो गया जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। किसंदा का बुढ़ापा तुम खुद ओढ़ने लगे हो, ऐसी कौन सी बात तुम्हें किसंदा में दिखाई पड़ती है। क्योंकि यशोधर बाबू की पत्नी को तो किसंदा में हमेशा ही बुढ़ापे का लक्षण
बुढ़ापे का भाव दिखाई पड़ता था। और वह अपने पति यशोधर बाबू से कहती है कि तुम्हें किसंदा में ऐसा क्या सुर दिख गया, ऐसा क्या विशेष योग्यता दिख गई कि तुम उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। यशोधर बाबू की पत्नी यशोधर बाबू से कहती है कि तुम्हें शादी के बाद मैंने खूब अच्छी तरह से देखा था। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, और पहले तो तुम हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखा करते थे, गजल गाते थे, गजल, और सिनेमा देखने के साथ में गजल गाते थे, गजल, तुम गजल भी गाया करते थे। गजल हुई और सहगल के गाने, गजल भी तुम्हें बहुत पसंद थी और सहगल के गाए हुए गाने भी तुम्हें बहुत पसंद थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। यशोधर बाबू के जीवन में अब परिवर्तन आता है। यशोधर बाबू अब युवावस्था से आगे बढ़ते हुए वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। यशोधर बाबू ये स्वीकार करते हैं कि उनमें उम्र के अनुसार परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ वे यह भी समझते हैं कि उम्र के साथ साथ अब बुजुर्गियत आना ठीक ही है। एक वृद्धावस्था के साथ में जिस प्रकार की भाव, अनुभव और स्थितियां बनती है, वे सब बुजुर्गियत कहलाती है। तो अब उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना भी ठीक ही है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यानी तुम्हारी इस वृद्धावस्था में, क्योंकि अब तुम्हारा तो बुढ़ापा आना शुरू हो ही जाएगा या हो ही गया है, इस बुढ़ापे में ये बगैर बाह का ब्लाउज तुम पहनने लगी हो, तुम बगैर बाह का ब्लाउज पहनने लगी हो। और क्यों पहनने लगी हो? क्योंकि अपनी बेटी की सलाह तुम्हें इसी प्रकार की मिल रही है कि तुम बगैर बाह का ब्लाउज पहनो। यह रसोई से बाहर तुम जाकर दाल भात खा लेती हो, ये तुम ऊंची हील वाली सैंडल पहनती हो, हील से आशय है ऊंची एडी की जो सैंडल पहनती हो वह तुम पहनने लगी हो, और ऐसे ही तुम 50 काम करने लगी हो अपनी बेटी की सलाह पर। मुझे तो ये सारे के सारे काम समहाउ इम्प्रॉपर यानी अनुचित ही दिखाई पड़ते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। और यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, एनीवे फिर भी मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा हूं। Therefore, इसलिए तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। इस प्रकार यशोधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम लोगों को भी उनके जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। वो धार्मिक प्रवचन सुनते हैं, लेकिन वो धार्मिक प्रवचन सुनने के साथ साथ ही अपने पारिवारिक चिंतन में भी ध्यान डूबा रहना उनको अच्छा नहीं लगता। न तो उनका ध्यान लगता है आध्यात्मिक प्रवचन सुनने में, धार्मिक प्रवचन सुनने में, और न ही वो ठीक प्रकार से पारिवारिक चिंतन कर पाते हैं। इस प्रकार से यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना, उनका ध्यान तो पारिवारिक चिंतन में ही डूबा रहता था, ये अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। सुबह शाम संध्या करने के बाद, संध्या करने से आशय है सुबह शाम की पूजा प्रार्थना इत्यादि करना। जब वे सुबह शाम की संध्या आदि करते हैं और उसके बाद यदि वे थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हैं, तब भी उनका ध्यान किसी परम सत्ता में नहीं लगता।
बल्कि इसी परिवार में बार बार लीन हो जाता है। उनका ध्यान परम सत्ता में लगने के बजाय इसी परिवार और परिवार की समस्याओं में लग जाता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। और वे अब ध्यान लगाने के बारे में कहते हैं कि परहैप्स से आशय है संभवतया ऐसी चीज के लिए, यानी ध्यान लगाने के लिए रिटायर होना यानी सेवानिवृत्त हो जाना, और इसके बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। प्रॉपर से आशय है उचित रहता है। यानी यशोधर बाबू के अनुसार ध्यान लगाने की सही विधि सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वे ध्यान लगाते हैं तो उनका ध्यान परम सत्ता में नहीं लगता और पारिवारिक चिंतन करते हुए उनका ध्यान परिवार में ही लग जाता है। इस प्रकार वे यह चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, और साथ ही वे अपने आप से भी यह कहते हैं कि संभवतया ऐसी चीज के लिए, यानी ध्यान लगाने के लिए, ध्यान लगाना सीखने के लिए रिटायरमेंट होने के बाद का समय ही सबसे अधिक प्रॉपर होता है, यानी उचित होता है। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ से आशय है 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में कोई भी साधक वन में या अपने निवास स्थान से अन्यत्र किसी स्थान पर जाकर के साधना का कार्य करते हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। प्रेस्क्राइब्ड से आशय है निर्धारित होना। वानप्रस्थ के समय जब वे अपने घर से अन्यत्र किसी स्थान पर जाकर के साधना और ध्यान का कार्य करेंगे, पूजा प्रार्थना इत्यादि करेंगे, उस समय के लिए ये सब चीजें उपयुक्त होगी। इस प्रकार वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। और अब वानप्रस्थ में जैसा कि उनको अपने निवास स्थान से दूर किसी ऐसे स्थान पर जाकर के जहां पर वे अपना ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि पूरे मनोयोग से कर सके, इस प्रकार से यशोधर बाबू का रिटायर होकर जाने के पश्चात अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। यानी वे रिटायर होने के बाद में वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू अपने पुश्तैनी गांव जाएंगे। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मैडिंग क्राउड यह है पागल बनाने वाली भीड़, पागलपन से भरी हुई भीड़ से दूर, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड समझे, और वे इस कोलाहल से, इस भीड़ से दूर चले जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह कि वह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। और इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा, जो किशनदा है, जिनके आचरण, जिनके आदर्शों को मानकर यशोधर बाबू सभी प्रकार के कार्य करते हैं, वे उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में वे कहा करते हैं, और वे यशोधर बाबू ऐसा कहकर वे किशनदा की तरह ही एक झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी भी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। और स्वयं किशनदा भी जब प्रातःकालीन भ्रमण पर निकला करते थे, जब सुबह की सैर पर जाया करते थे और उस सैर से वापस लौटते, तब वे अपने इस मानस पुत्र के यानी यशोधर बाबू के क्वार्टर में, इनके मकान में झांकते, इनमें देखते, और हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहते। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज से आशय है स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बन रहा है ना भाऊ। इस प्रकार से वो कहना कभी नहीं भूलते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। और उन्हें यह मंत्र दिया कि रात में जल्दी सोना और प्रातःकाल जल्दी उठना
व्यक्ति को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है। यदि आप रात में जल्दी सो जाएं और प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं तो इस प्रकार आपकी दिनचर्या होने पर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ एवं बुद्धिमान बनता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। इस प्रकार से जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किसंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं, और इस प्रकार किसंदा लगातार यशोधर बाबू के जीवन पर प्रभाव डालते रहे। उन्हें प्रातःकालीन सैर पर ले जाने का यह कार्य भी किसंदा ने ही शुरू करवाया था और किसंदा समझा कि भाऊ भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं, यानी यशोधर बाबू सुबह जल्दी उठते हैं कि नहीं, इस बात की भी वो लगातार निगरानी किया करते थे। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है, भाऊ से आशय है उन्हें अपना बच्चा कहता है। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किसंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते, यानी किसंदा कभी कभी यशोधर बाबू द्वारा किए गए इस अनुरोध के अनुसार उनके यहाँ पर चाय पीकर जाया करते थे। यशोधर बाबू ने किसंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किसंदा की ही है। जिस प्रकार किसंदा प्रातःकालीन सैर पर निकला करते थे उसी प्रकार की छवि यशोधर बाबू के मन मस्तिष्क में किसंदा की बनी हुई है। कुर्ते पजामे के ऊपर यानी ऊनी गाउन पहने, कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांवों में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए, इस प्रकार से कुर्ता पायजामा पहने हुए, ऊनी गाउन पहने हुए, सिर पर गोल विलायती टोपी लगाए हुए, पांवों में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए, इस प्रकार की किसंदा की जो पूरी की पूरी छवि है वह उनके मन में बसी हुई है। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। जैसा कि हमने इस पाठ में यह भी बहुत अच्छी तरह से जान लिया है कि किसंदा को यशोधर बाबू अपना प्रमुख मार्गदर्शक मानते थे और इस प्रकार यशोधर बाबू उनके पट्ट शिष्य के रूप में और उत्साही कार्यकर्ता के रूप में प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक भूमिका को वे पूरी निष्ठा से निभाया करते थे। इस प्रकार से यशोधर बाबू अपने आदर्श के रूप में किसंदा को माना करते थे और पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता के रूप में किसी भी प्रकार की दी गई भूमिका का वे बिल्कुल पूरी तरह से निर्वहन किया करते थे। किसंदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पूनियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किसंदा से विरासत में लिए थे। इस प्रकार से जो काम किसंदा से यशोधर बाबू ने विरासत में लिए थे उसमें होली के अवसर पर होली के गीत गवाना, बहुत सारे लोगों को एकत्र करना और होली के उत्सव को समारोह पूर्वक गीत गवाकर संपन्न करना। जनेऊ पूनियों के दिन, जनेऊ पूनियों से आशय है जनेऊ बदलने की पूर्णिमा के दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन सभी जो कुमाऊं प्रदेश के लोग हैं, कुमाऊं क्षेत्र के लोग हैं, ये अपने जनेऊ को यानी यज्ञोपवीत को बदलते हैं। उस पूर्णिमा को जनेऊ पूनियों कहा जाता है। जनेऊ पूनियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर वे आमंत्रित किया करते थे। रामलीला की तालीम के लिए, तालीम से आशय है रामलीला की शिक्षा के लिए, वे क्वार्टर का एक कमरा दे देते थे और ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किसंदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। न तो यशोधर बाबू की पत्नी और न ही उनके बच्चे होली गवाना, जनेऊ पूनियों के दिन कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए बुलाना और रामलीला के लिए अपने एक
क्वार्टर में से कमरा दे देना, इन सब कामों पर होने वाले खर्चे को और इन सब कार्यक्रमों के दौरान होने वाले शोर को उनके परिवार के लोग पसंद नहीं किया करते थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है। जैसा कि यशोधर बाबू के परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके बच्चे इत्यादि भी इन आयोजनों में विशेष उत्साह नहीं रखते थे और यही स्थिति समाज की भी बनती जा रही है कि समाज में भी इन आयोजनों के लिए कोई खास उत्साह अब दिखाई नहीं पड़ता है। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किसनदा से लिया करता था। और यशोधर बाबू ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनसे हर बात पर सलाह प्राप्त करें, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना जीवन जिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यशोधर बाबू किसनदा से सलाह और मार्गदर्शन लिया करते थे। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं। डेमोक्रेट से आशय है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। वे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। वे यह भी कहते हैं कि सभी लोगों को अपने विचार से सोच समझकर अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू है और वह हरगिज यह भी नहीं चाहते यह कि बच्चे उनके कहे को ही पत्थर की लकीर समझें। जो वे कह रहे हैं उस बात को सुने, समझे और यदि उन्हें उचित लगे तो ही वे उस कार्य को करें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। यहां पर मनोहर श्याम जोशी पूरी तरह से इस कहानी में अंग्रेजी शब्दों का बहुतायत से प्रयोग करते हैं। गारंटेड इस बात की गारंटी है कि तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस से आशय है अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प नहीं होता है बेटा। वे कहते हैं कि एक्सपीरियंस यानी अनुभव का कोई सब्स्टिट्यूट माने विकल्प नहीं होता है। हो सकता है तुम्हारी नॉलेज ज्यादा हो, नॉलेज से आशय तुम्हारा ज्ञान ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंस का, अनुभव का कोई विशेष विकल्प नहीं हो सकता है। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो। चाहे तुम्हें अच्छा लगे मानो, नहीं अच्छा लगे मत मानो, लेकिन एक बार कम से कम पूछ तो लिया करो। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। जब यशोधर बाबू अपने बच्चों से यह आग्रह करते हैं कि किसी बात को उनसे पूछा जाए, तो उनके बच्चे उत्तर देते हैं कि बब्बा जब आप किसी बात को जानते ही नहीं हैं तो उस बात के बारे में आपसे क्या पूछा जाए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि, और जैसा कि प्रवचन सुनने के दैनिक कार्यक्रम के बाद में यशोधर बाबू अब सब्जी मंडी जा रहे हैं और सब्जी लेकर के आ रहे हैं। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते। जैसा कि यशोधर बाबू का रोजाना प्रवचन सुनने का क्रम होता था, प्रवचन सुनने के पश्चात वे सब्जी मंडी जाकर सब्जी खरीदते। यशोधर बाबू को इस बारे में ऐसा विचार है, उनको इस बारे में और अधिक अच्छा लगता यदि उनके बेटे कहते दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, यह सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। यशोधर बाबू को बहुत अच्छा लगता है यदि उनके बेटे उनसे यह कहते कि सब्जी खरीदने का काम अब आपके स्थान पर हम ही करेंगे। दूध लाने का, राशन लाने का, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाने का, सदर बाजार जाकर के दालें खरीद कर लाने का, पहाड़गंज से सब्जी खरीद कर लाने का और डिपो से कोयला खरीद कर लाने का, यानी ये सब काम अब हम ही करेंगे। यदि उनके बेटे ऐसा कहते तो यशोधर बाबू को बहुत अच्छा लगता। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा
तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। और जब एक आध बार यशोधर बाबू ने अपने बेटों से इन घर गृहस्थी के कार्यों को करने के लिए कहा तो उन्होंने एक दूसरे से कहा और एक दूसरे से कहते हुए कहा कि इन कामों को तू कर दिया कर, तू क्यों नहीं करता। एक दूसरे पर ही वो कामों को टालते रहने लगे। इतना कोहराम मचा और इस प्रकार से इन कामों को करने के लिए अपने बेटों को कहने पर इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया। यशोधर बाबू ने घर गृहस्थी से संबंधित सामग्रियों को लाने का काम खुद ने ही निरंतर जारी रखा। उन्होंने अपने बेटों को इस काम पर फिर नहीं लगाया, न ही इस काम के लिए उन्होंने कहा। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। और वे कहते कि इन सब कामों को करने के लिए तो आपको एक नौकर रख लेना चाहिए, ईजा को भी आराम हो जाएगा, यानी जो उनकी माता जी है उनको भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। और उनका जो कमाऊ बेटा है वह साथ ही साथ यह भी जोड़ देता है कि उस नौकर को दी जाने वाली तनख्वाह वह खुद दे देगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखता। समहाउ इम्प्रॉपर यानी यह बात अनुचित मालूम होती है, यशोधर बाबू को यह बात अनुचित लगती है कि उनका बेटा उनके हाथ में खुद का वेतन नहीं देता। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। बेटे को भी वेतन हाथ में नहीं मिलता, बेटे के बैंक अकाउंट में यह वेतन ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी सीधा ही बेटे के बैंक खाते में यह वेतन की राशि जमा कर दी जाती है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? ज्वाइंट अकाउंट से आशय है संयुक्त खाता, बाप और बेटे का दोनों का मिला जुला खाता, संयुक्त खाता क्या नहीं खोल सकता था? झूठे मुंह से भी सही एक बार ऐसा कहता तो तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूं, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। नुक्ताचीनी करने से आशय है आलोचना करें। किसी भी काम को करने के लिए बड़ा बेटा यही कहता कि इस काम को मैं अपना पैसा खर्च करके कर रहा हूं, आप इसमें अनावश्यक आलोचना या नुक्ताचीनी न करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है, अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह? और इस प्रकार से यशोधर बाबू को ऐसे लगता है कि उनका बेटा उनके क्वार्टर को भी अपना ही बना रहा है, खुद का ही बना रहा है। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया, कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे। और पिता के लिए न टीवी लाया, और यदि टीवी लाया भी तो यही कहता है कि यह टीवी उसने अपने पैसे से खरीदा है, इसको कोई छुआ न करे, क्वार्टर ही उसका हो गया, यह अच्छी रही। यशोधर बाबू कहते हैं कि पूरा का पूरा क्वार्टर ही बेटे ने अपना लिया, बेटे का अपना हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, और यदि नौकर भी रख लिया तो वह नौकर दिन रात इन्हीं की चाकरी करता रहेगा। हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को, और अपनी घरवाली को यशोधर बाबू ऐसा ही समझाते हैं। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ, कहते हैं यशोधर बाबू। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पत्नी सुनती भी है और अनसुना भी कर देती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे
जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। और जिस प्रकार से सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लाने का काम यशोधर बाबू स्वयं किया करते थे, आज भी वे सब्जी लेकर वापस लौट रहे थे। उन 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाईडी पंथ, और 1 क्वार्टर के बाहर एक तख्ती पर नाम लिखा हुआ है वाईडी पंथ। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंथ को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। वह कह रहा था कि अपने पिताजी को मेरा सम्मान पूर्वक नमस्कार कहना। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? और इस प्रकार अपने क्वार्टर को सजे धजे देखकर, लोगों को आता और जाता देखकर, मोटर कारें और मोटरसाइकिल इत्यादि खड़े देखकर और एक विशेष प्रकार से सजे धजे रूप में देखकर यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने आप से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। ये जो लौंडे मोंडे यानी ये जो लड़के हैं, ये जो भी करना चाहते हैं, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हुए है। यशोधर बाबू की लड़की जीन पहने हुए है और बगैर बाह का एक टॉप पहने हुए है। इस प्रकार आधुनिकता के लिबास में उनकी बेटी दिखाई पड़ रही है और यशोधर बाबू की पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करने के लिए बरामदे में खड़ी है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। यशोधर बाबू ने कई मर्तबा कई बार अपनी पुत्री को कहा है कि तुम्हारी ये जो पतलून है, जीन्स पहनती हो यह, और ये सैंडो बनने वाली ड्रेस यानी बिना बाह का टॉप तुमने जो ये पहन रखा है, यह तो उनको समहाउ इम्प्रॉपर यानी किसी भी प्रकार से अनुचित ही दिखाई पड़ता है। लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। अपने पिता यशोधर बाबू का कहना नहीं मानती और वह इन्हीं प्रकार के आधुनिकता के लिबास को धारण करती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया। पल्लू यानी सिर पर पल्लू रखना, सिर पर एक प्रकार से साड़ी को धारण करना, यह सब काम तो पल्लू वल्लू तो मैंने खूब कर लिया। बहुत तुम्हारे कहने पर समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। मेरी बेटी तो अब पल्लू वल्लू सर पर धारण नहीं करेगी, मेरी बेटी तो वही करेगी जो आधुनिक समाज की महिलाएं करती है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी और यशोधर बाबू की पत्नी ने भी अपने ओठों पर लाली लगा रखी थी और बालों पर खिजाब लगा रखा था। जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। ये दोनों ही चीजें यानी ओठों पर लाली लगाना, बालों पर खिजाब लगाना, यह दोनों ही बातें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर यानी अनुचित ही मालूम पड़ती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। वहां पर बहुत सारे लोग थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उनको देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही कुछ देर तक दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। अंधेरे से बाहर निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ आगे बढ़े। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार अभी भी जमे हुए थे यानी वहां पर मौजूद थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन
8:30 बजे घर पहुंचे हैं। सिल्वर वेडिंग से आशय है विवाह की 25वीं वर्षगांठ। आप अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ को भी 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। यशोधर बाबू ने पूछा कि हमारे यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? जब से तुम्हारा बेटा 1500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, क्योंकि भूषण तो गैर सरकारी नौकरी ही करता था, फिर भी उसकी मासिक तनख्वाह 1500 रुपए थी। तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पक्ष पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन वह यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि इतनी छोटी उम्र में ही उनका बेटा 1500 रुपए महीने माहवार का वेतन प्राप्त कर रहा है। कन्वेंस अलाउंस से आशय है आवागमन भत्ता, आने जाने के लिए मोटर गाड़ी का भत्ता भी उसे मिल रहा है, और अदर पक्ष से आशय है अन्य भत्ते भी उसे प्राप्त हो रहे हैं, और ये सब प्राप्त कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चयी गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। वे किसी भी नई चीज का स्वागत नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, लेकिन मन ही मन उनको इस बात की खुशी होती कि ये नई चीज उनके घर में आई है तो अब उनको भी बड़ा आदमी समझा जाने लगेगा। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती ही नहीं, क्योंकि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। यदि उनके घर में गैस नहीं होती तो लोग यही कहते कि अभी भी वे चूल्हे पर ही रोटी पकाकर खाते हैं, जैसे कि चपरासी लोग चूल्हे पर रोटी पकाकर खाते हैं। इस प्रकार से गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। वे कहते हैं कि मुझे फ्रिज का फायदा आज तक भी नजर नहीं आया। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है, और इस प्रकार से वे फ्रिज की भी बुराइयां करते हैं। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मेहमान उनके घर पर आता है और इस फ्रिज का पानी पीता है तो वह अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। इम्प्रॉपर से आशय है अनुचित ही लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। जिस समय उनका विवाह हुआ था उस समय तो उन्होंने कोऑपरेटिव से 2-4 हजार रुपए का कर्जा लिया था, और तब उन्होंने अपना विवाह किया था बिना किसी खास धूमधाम के। और आज जब उनकी विवाह के 25 साल पूरे होते हैं, विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, तो उसमें केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद होता है।
गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन खराब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा, शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा। इसी बहाने और भूषण अपने पिता के विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर एक पार्टी का आयोजन करना चाहता है जिसमें वह अपने बॉस को भी बुलाना चाहता है। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। यानी ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है, ये जो छोटा साला है इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है और जब भी यशोधर बाबू कहते हैं कि गिरीश ने ही भूषण को बिगाड़ दिया है, ऐसा सुनते ही यशोधर बाबू की पत्नी बरस पड़ती है। जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया, इसकी जिंदगी बना दी और तुम कहते हो कि इसको बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू बोलकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाई.डी. पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू कर दिया। जो जो लोग पार्टी में आए थे उनका परिचय यशोधर बाबू से भूषण ने करवा दिया और यशोधर बाबू भी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जैसा ही कोई उनको यह कहता कि यह दिन बार बार आए तो वे इसका जवाब थैंक यू कहकर देते और जिन लोगों का नाम पहले से ही बता दिया गया हो उनकी तरफ यशोधर बाबू अपना हाथ बढ़ाते, उनसे कहते वाई.डी. पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर, मैं भूषण का पिता हूँ, वाई.डी. पंत होम मिनिस्ट्री में मैं कार्यरत हूँ कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, कुमाऊनी से आशय कुमाऊं क्षेत्र का निवासी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। वह भले ही गांव से संबंधित है लेकिन उसे विलायती रीति रिवाजों का भी बहुत अच्छे से पता है। किसंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। हमें सब कुछ सीखना चाहिए, जो नया है उसको भी देखना परखना और सीखना चाहिए, लेकिन अपना भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अपनी बात अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह भी नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें और बच्चों ने कहा कि अब पिताजी यानी यशोधर बाबू केक काटेंगे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा और केक काटने के लिए बुला लिया। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली और गिरीश ने केक काटते हुए यशोधर बाबू की फोटो खींच ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने और वे केक का टुकड़ा भी नहीं खाने के लिए तैयार हो रहे थे।
तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। केक तो उन्होंने खाया ही नहीं, लेकिन जब एक भूषण का मित्र उन्हें लड्डू खिला रहा था तो वे लड्डू खाने के लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है, संध्या से आशय है मैंने आज की पूजा प्रार्थना नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए। भूषण ने कहा अपने पिता से कि पहले जाकर के पूजा प्रार्थना कीजिए, संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड, कृपया अपने कार्य को जारी रखें। नो फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता नहीं करनी चाहिए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले गए और यशोधर बाबू फिर अपने पूजा प्रार्थना के कार्यक्रम में व्यस्त हो गए और इतनी देर लगा दी कि ज्यादातर मेहमान अब उनके घर से विदा हो चुके थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं, पूजा प्रार्थना का कार्य जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साधकर ध्यान लगाने बैठ गए। जब लगातार मेहमानों की आवाजें आती रही और उन्होंने जिस ध्यान को, पूजा प्रार्थना को वो 15 मिनट तक किया करते थे, उसको 25 मिनट तक कर लेने के बाद भी अब उन्होंने पद्मासन लगा लिया और ध्यान लगाने की मुद्रा बना ली। वह चाहते थे कि उन्हें हर प्रकार का एक नीला बिंदु दिखाई दे, वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, जो हुआ होगा, क्या हुआ होगा, आप कैसे मर गए। किसंदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। सभी जो हुआ होगा यानी कुछ न कुछ प्रकार का घटनाक्रम अवश्य ही घटता है और उसी के कारण से प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। दुनिया में अपना कोई नहीं है, जो नियम आप खुद करते हैं, जो धर्म आप अपनाते हैं, नियम और धर्म ही आपके अपने हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। दुनिया में कोई भी नहीं है, बस अपना नियम ही अपना होता है। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पांवों में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए इस किसंदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किसंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किसंदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। चाय पीने के दौरान चाय सुड़क सुड़क कर किसंदा पीते और प्रवचन करते और इस दौरान यशोधर बाबू बीच बीच में उनसे प्रश्न पूछा करते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। जिस प्रकार से उनकी विवाह की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया है, केक काटा गया है, विभिन्न प्रकार के लोगों का आना और जाना लगा हुआ है, इस प्रकार से उसके विषय में यशोधर बाबू का रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किसंदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीबी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। किसंदा कहते हैं कि यशोधर बाबू को कि आज तुम्हारा बेटा भूषण जो बहुत उछल रहा है, पार्टियों का आयोजन कर रहा है, आज सब लोगों के साथ में है, ये भी एक दिन
किसी न किसी प्रकार से अकेलेपन का अनुभव करेगा। वही अकेलेपन का अनुभव जिस प्रकार का अनुभव आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ है। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। क्या सब लोग जा चुके हैं? क्या पार्टी समाप्त हो चुकी है? उन्होंने प्रश्न पूछा। एवरीबडी गॉन, क्या सब लोग जा चुके हैं? पार्टी ओवर, क्या पार्टी पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है? यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है, और जब सब लोग चले गए तो अब तो गमछे में ही बैठा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट। आपने तो पूरी सीमाएं ही पार कर दी है। यू आर द लिमिट। आपने पूरी मर्यादा, पूरी सीमा रेखा ही पार कर दी है। बब्बा, आपने तो पूरी सीमा रेखा ही पार कर दी है। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे न। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। सज से आशय है हमें जिस काम को करने में अच्छा लगेगा, हमें मौज का अनुभव होगा, हम तो वही काम करेंगे। हमें तो तुम्हारी तरह जीन पहन करके मौज नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए न। इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसने लगे। और इस प्रकार प्रेजेंट को तुम ही खोलो, यह कहकर यशोधर बाबू एक शर्मीली सी हंसी हंसने लगे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूं। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए, मैं आपके लिए लाया हूं। आप सुबह जब दूध लेने जाते हैं तो आप जो फटा पुलोवर पहन के जाते हैं उसके स्थान पर यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यह पहन करके आप जाया कीजिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। नानुच करना यानी आनाकानी की, और उसके बाद में उन्होंने इन सबको धारण करना शुरू कर दिया। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। और अपने ड्रेसिंग गाउन का सैस यानी उसका जो एक तरह से फीता है उसको बांधते हुए उन्होंने कहा, तो यह ड्रेसिंग गाउन है, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। और जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा, उनकी आंखों की कोर में कुछ नमी का भाव आ गया, यानी उनके हृदय में जो एक व्याकुलता का भाव था, अकेलेपन का भाव था, परायेपन और अपनेपन का भाव था, आधुनिकता के कारण उत्पन्न हुए इस परायेपन का भाव था, वह कहीं न कहीं उनके हृदय में चुभ गया और उनके आंखों में नमी दिखाई पड़ने लगी। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसंदा उतराया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। यशोधर बाबू उस गाउन को पहनते हुए जो उनके नेत्रों में नमी उतर आई थी वह इस कारण से आई थी, उन्होंने विचार किया कि उनका बेटा जो उनसे यह कह रहा है कि प्रातः तुम जब दूध लेने जाओ तब इस गाउन को पहनकर जाना, वह बेटा यह भी कह सकता है कि अब आपको दूध लाने की लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, दूध लाने का काम उनका बेटा खुद कर दिया करेगा। और यही विचार करते हुए उनके गाउन को पहनकर उनके अंगों में भी वह किसंदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई, यानी उसकी मौत किसी न किसी घटनाक्रम की वजह से हुई। और इस प्रकार इन सब बातों को यशोधर बाबू याद करते हुए अपने मन में दुखी और व्यथित भाव से नेत्रों में कुछ नमी का भाव धारण कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने
साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ लिया है। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।